हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी वगैरह भी अच्छी चल रही होगी आगे के एग्ज़ाम्स की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है प्योरली मेरे अटेम्प्ट से बात करने के लिए मैं बना रहा हूँ। IBPS PO मेंस के लिए। राइट। तो अ, ये डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा थोड़ा कि मेरे अटेम्प्ट्स क्या रहे। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझको याद नहीं है, बट ओवरऑल मैं आपको एक रिव्यू देना चाहूँगा कि पेपर कैसा था। मॉक्स जो देते हैं, कौन से मॉक्स रिलेवेंट रहेंगे इस इस मेंस पेपर के अकॉर्डिंग। और हाँ, और सेक्शन वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला सेक्शन जो ओपन हुआ था वो रीजनिंग था। हाँ, तो रीजनिंग में जैसे वही 40 क्वेश्चंस थे, 60 मार्क्स के। आई गेस 40 क्वेश्चंस ही थे। तो सेक्शन 1 में 20 थे और सेक्शन 2 में भी 20 थे। 45 क्वेश्चन होंगे तो 25 होंगे। मुझको अभी ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चंस याद नहीं है, सॉरी। हाँ, तो अभी लेवल की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में बात करें तो फर्स्ट सेक्शन में जो था ना, तो चार पजल थी आई गेस। चार पजल थी। अ, ए, एक तो बड़ी पजल थी, वो तो मैंने पढ़ी भी नहीं। जो मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी, एक डायरेक्शन पे थी। एक, हाँ, एक सॉरी, एक डायरेक्शन बेस्ड पजल थी। 5 क्वेश्चंस था उसमें भी। और फिर एक पजल थी, दो पजल्स, हाँ अभी याद आ रहा है। इसमें शायद 4-5 क्वेश्चंस और थे क्या, शायद 20 या 25 क्वेश्चंस इसमें थे। क्योंकि एक डायरेक्शन बेस्ड पजल हो गई थी और एक था वर्ड फॉर्मेशन। मीन्स उसमें कितने, 7 या 8, हाँ 7 या 8 वर्ड्स का एक वर्ड बनाना था, लेटर्स का वर्ड था। एक वर्ड बनाना था, उसके लिए कंडीशंस दी गई थी। एक ये पजल थी और इसमें एक पजल थी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक पजल थी। वो स्टैक वाला नहीं होता है, लीनियर जो होता है, टॉप टू बॉटम 1 to 8 ऐसे करके था। 8-9 लोग थे, उनकी पोजीशंस दी गई हुई थी, उसी के ऑर्डर अकॉर्डिंग उनको सेट करना था। और एक पजल थी, हाँ एक पजल और थी, वो थोड़ी लेंदी, वो लॉन्ग पजल थी। उसमें दो सीटिंग अरेंजमेंट थी, एक लीनियर थी एक सर्कुलर थी। पहले सर्कुलर में सेट करना था, जिसमें था कि हाँ इन साइड और आउट साइड करके बैठे हुए हैं लोग। और फिर उसके बाद सेकंड अरेंजमेंट उनको लीनियर सेटिंग में बैठाना था। एक ये पजल थी। तो मैंने ये जो एक डायरेक्शन वाली पजल थी ना, डायरेक्शन वाली नहीं सॉरी, एक जो स्टैक पजल टाइप का बताया था टॉप टू बॉटम वाला, उसको मैंने अटेम्प्ट किया था और इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। इन दोनों को मैंने इसमें अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली काफ़ी इजी थे। और इस सेक्शन में आते हैं तो इस सेक्शन में इनपुट आउटपुट था। इनपुट आउटपुट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो मुझको थोड़ा और याद आ रहा है। इस सेक्शन में भी पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है इनपुट आउटपुट था या नहीं था, शायद नहीं था, पता नहीं। इनपुट आउटपुट था जो कि बहुत इजी था। सिंपली नंबर्स को अरेंज करना था। नंबर्स और वर्ड्स थे। नंबर्स को राइट लेफ्ट साइड से करना था और वर्ड्स को राइट साइड से करना था। थोड़े बहुत नंबर्स को, जो जो 2 डिजिट्स नंबर थे, उनके डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रखना था, शायद डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, इसी के ऑर्डर, पूरा पूरा मुझको प्रोसेस नहीं याद आ रहा है, बट इसी पे बेस था जो कि इजी थी। और इसमें और एक वो था जो कोडिंग
कोडेड वाला होता है, सेंटेंस दिए होते हैं उसके सामने कोड्स लिखे होते हैं। बट वो वैसा वाला नहीं था कि पूरे वर्ड का कोड दिया है जिसमें कॉमन कॉमन कोड्स होते हैं, वो जो सिंबल्स वाले थे वो वाला था। वो तो मैंने छुआ भी नहीं, क्योंकि मैं जान रहा था मेरा टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो मैंने नहीं किया। और दो क्वेश्चन इसमें शायद वो भी था, डेटा सफिशिएंसी वाला भी था। हाँ, तो वो भी था इसमें। और इसमें 5-6 क्वेश्चन जो थे उस पे थे, क्रिटिकल के थे। तो क्रिटिकल वाले मैंने सारे ही कर दिए थे। क्रिटिकल की मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता था। अभी देखते हैं, रिजल्ट आता है तो पता चलता है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। बट ये था, क्रिटिकल वाला था, तो इसको कर लिया था मैंने। ठीक है। ये तो रीजनिंग में मैंने गलती क्या की थी ना, रीजनिंग में जो ये वर्ड्स वाली पजल थी ना, ये मैंने बीच में उठा ली थी एक बार। यही मेरी गलती थी, मेरा टाइम चला गया था इसमें, 1-1.5 मिनट तो गया होगा। उसके जगह मैं कुछ और क्वेश्चन देख सकता था, जैसा डेटा सफिशिएंसी वाला है, कोई और क्वेश्चन देख सकता था। तो यही गलती हो गई थी मुझसे। तो खैर, ये रहा रीजनिंग का। और रीजनिंग मैं आपको फिर क्या है ना, लास्ट में बताता हूँ कि किस किस मॉक से थोड़ा ज़्यादा ना ये रिलेवेंट लग रहा था। तो पहले ये तो हो गया, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये रीजनिंग था अभी। हाँ, अभी उसके बाद आता है जीके। जीके तो सभी लोग को पता है वैसे। पहला सेक्शन में ना, पहले सेक्शन में, हाँ, 15 क्वेश्चन थे पहले सेक्शन में, और फिर 20 क्वेश्चन थे शायद सेकेंड सेक्शन में। पहले सेक्शन के क्वेश्चन ना मोस्टली सर्कुलर्स पे थे, मोस्टली आरबीआई से भी सर्कुलर्स थे। मतलब कि अगर आप कुछ काफ़ी क्वेश्चंस मिले थे सेबी सर्कुलर, आरबीआई सर्कल, जो कपिल कपिल काठपाल सर है ना, उनसे पढ़ा था मैंने। तो उनसे क्वेश्चंस फंसे थे इसमें। और इसमें इस वाले सेक्शन में तो 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा मुझको आ भी नहीं रहा था। मैंने ओवरऑल मुझको मुझको मेरा पास जीके का याद है, अटेम्प्ट कुछ 9 या 10 के लगभग मैंने अटेम्प्ट किए हैं जीके में। उससे ज़्यादा मेरे नहीं हो पाया, क्योंकि डेली बहुत पहले से तो मैं पढ़ नहीं रहा था, एग्ज़ाम के आसपास ही पढ़ना स्टार्ट किया था। क्योंकि जैसे आप लोग जानते होंगे कि मेरा ये पहली बार पीओ का अटेम्प्ट है। मैं पहली बार पेपर दे रहा हूँ, तो मुझको रीजनिंग वगैरह में भी करना था काफ़ी, जो कि बाकी लोगों से बहुत लैग था मेरा। उस वजह से मैंने जीके पे बहुत ज़्यादा ध्यान तो दिया नहीं। तो यही था, फर्स्ट सेक्शन में इतना ही था। और फिर जीके में और कुछ 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 और तो कुछ नहीं बताना है ऐसा। जीके में बस यही है कि अगर मतलब आगे के लिए सर्कुलर्स वगैरह जो है ना, पढ़ के जाना बहुत सही रहता है। सर्कुलर्स वगैरह तो मत ही छोड़िएगा। बाकी मैंने कपिल सर से पढ़ा था, बढ़िया, मतलब यूज़ हो गया था। अगर काफ़ी पहले से उनसे पढ़ता ना, तो काफ़ी चीज़ें फंस जाती एग्जाम में, हटपाल सर से। बाकी मैंने किसी से पढ़ा नहीं, तो मुझको आइडिया नहीं है। ऑलिव बोर्ड वगैरह के मैं मॉक दे रहा था, पूरे पूरे जो मंथली वाले आते हैं, बट वही है, जितना मैंने दिया था उसमें से तो एक को नहीं फंसा। ऑलिव बोर्ड का तो एक भी नहीं फंसा, जितना मैंने दिया था मंथली मॉक, मुझको नहीं मिला। इसके बाद था इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में फर्स्ट सेक्शन था 5 क्वेश्चन। उसके बाद इसमें शायद कितने क्वेश्चन होते हैं, 35। मुझको टोटल क्वेश्चन भी नहीं याद आ रहे। 30 क्वेश्चन थे शायद सेकेंड सेक्शन में, 30 या 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, याद नहीं। हाँ, तो ये वाले जो थे ना, वो ऑड ऑड आउट करने थे। ऑड आउट मतलब कि 5 सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें से एक सेंटेंस जो था ना, वो उनके जो सेंट्रल आइडिया है, बाकी चारों को यूज़ करके जो सेंट्रल आइडिया आ रहा था, उससे मैच नहीं करता था। तो 5 क्वेश्चन तो ये थे, 2 मार्क्स के थे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ट्रिकी रहेगा ही।
इनको तो मैंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया था। और जो सेकंड सेक्शन थे ना, इसका मतलब इंग्लिश का सेकंड सेक्शन भी इजी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें जो होता है ना कि ए बी सेक्शन दिया होता है, सेंटेंस दिए होते हैं, मैच करना होता है कौन सा किससे मैच करेगा। ये वाले क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा थोड़ा तो टाइम ले रहे थे, हल्के से ट्रिकी लग रहे थे मुझको। और और दो दो कॉम्प्रिहेंशन था इसमें, एक में 3 क्वेश्चंस थे और एक काफ़ी लेंदी कॉम्प्रिहेंशन था, और थोड़ा सा कठिन भी था वो। उसमें 7-8 क्वेश्चन थे, तो मैंने वही वाला अटेम्प्ट किया था। 3 वाला मेरा तो छूट ही गया, कॉम्पिटिशन टाइम ही नहीं बचा। तो हाँ, इंग्लिश वाला तो ये था। अगर इंग्लिश इंग्लिश का मैं बोलूँ ना, ओवरऑल, जैसे कि मॉक की बात करूँ, किस मॉक से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, तो इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगा ना निमिषा बंसल। निमिषा मैम का जो रहता है ना, एकदम टू द पॉइंट। उनके मॉक्स भी, जो यस मॉक मैं दे रहा था, यस मॉक के मैं मॉक्स लगा रहा था इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या, मैं सारे सेक्शन के लिए यस मॉक के मॉक्स भी लगा रहा था। तो निमिषा मैम से जो इंग्लिश के मॉक्स थे, वो मतलब कि अब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट थे, एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेवेंस था उनमें। जो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस का डिवीज़न था, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे कि डिफ़िकल्टी वाइज भी एकदम, ये सब पैटर्न ना बहुत ज़्यादा मेरा, मैं यूज़ टू हो गया था इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा देख रहा था मैम के उसमें, तो इसलिए फ़ायदा मिल गया था। इंग्लिश इंग्लिश में मैं तो यही बोलूँगा आपको, निमिषा मंसल और उनका यस मॉन्क जो है ना। अगर केवल इंग्लिश के लिए भी बोलूँ ना, तो केवल अगर आप इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट कहीं और से भी कर लीजिए, बट इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल के मैम के मार्क्स बहुत सही है। क्योंकि हॉली बोर्ड वगैरह पे, गाइडली पे तो मैं इंग्लिश वगैरह दिया नहीं, और दिया भी था तो मतलब यही है कि मुझको ओवरऑल निमिषा मैम का मॉक काफ़ी बढ़िया लगा इंग्लिश के लिए। ओके, और क्या था, और क्वांट क्वांट पे आ जाते हैं। क्वांट में भाई, फर्स्ट सेक्शन में ना, शायद ये वही 20-15 का डिवीज़न था, मुझको अब डिवीज़न सही से याद नहीं है, सही बोल रहा हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा पैटर्न वगैरह भी देखा नहीं था क्वेश्चन के, क्या क्या क्वेश्चन डिवीज़न होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, मैं बस तैयारी कर रहा था, मुझको याद भी नहीं कि इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं कितने। तो 20 क्वेश्चन शायद फर्स्ट में थे, फर्स्ट सेक्शन में शायद 20 क्वेश्चन ही थे। तो उनमें भी देखे ना, पहली डीआई थी, एक डीआई में पाई चार्ट, ये सिंगल डीआई की बात कर रहा हूँ, उसमें पाई चार्ट प्लस टेबल थी, पाई चार्ट टेबल दोनों थी। उसमें ऐसे करके 4 पाई चार्ट दिए हुए थे, Q1, Q2, Q3, Q4, और फिर यहाँ पे कुछ शायद फर्स्ट क्वार्टर का या सारे क्वार्टर्स के हिसाब से उनकी सेल्स का कुछ डिवीजन वगैरह दिया हुआ था। टू द पॉइंट मुझको भी एग्जैक्टली याद नहीं है सारा सारा, ऐसे करके डिवीजन सब दिया गया था। तो ये वाला ना, ये ऐसा मतलब कि क्वेश्चन तो मैंने नहीं लगाए थे, बट ये स्टार्टिंग में तो लगा भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं देखा फिर, बट मैंने जब देखा पाई चार्ट है थोड़ा सा, तो मैंने मार्क कर लिया था इसको। तो मैंने ये क्वेश्चन, ये वाली जो डीआई थी, ये मैंने कर ली थी। उसके बाद एक केसलेट थी, एक केसलेट थी, छोटी सी थी वो, बट ना टेबल तो बनी, बट लेकिन उसमें ना एक वैल्यू थी वो नहीं निकल रही थी। उसमें मेरे 4 से 5 मिनट तो बर्बाद हो गए होंगे, 5-6 मिनट मेरे गए होंगे। ये मैंने गलती की थी, इस केसलेट को उठा के मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, इसमें मेरे 5-6 मिनट चले गए थे फर्स्ट सेक्शन में ही। अभी फिर वो क्वाड्रेटिक था, और ये क्वाड्रेटिक ऐसा था ना, क्वाड्रेटिक में रूट्स की वैल्यू निकालनी थी, और फिर जो होता है ना कि क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री, फिर उनको बताना होता है छोटा बड़ा, तो उस हिसाब से ये उस पर बेस्ड था क्वेश्चन। और वो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू आ रही है, हम रूट्स की वैल्यू को मैच कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। हर सब में ना कंडीशन दी गई थी, कह रहा था कि इक्वेशन दिया गया था, फिर एक्स वाई जेड दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग उनके रूट्स थे,
पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ऐसे रूट्स दिए हुए थे। फिर कह रहा था ना कि अगर केवल ओनली, और फिर कंडीशंस भी थी, कंडीशन वन फॉलो होती है तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरी कंडीशन फॉलो होती है तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ऐसे करके कंडीशन दी हुई थी। ये भी हल्का सा टाइम टेकिंग था बट सही था, इजी क्वेश्चन था, तो ये भी हो गया था। तो सेक्शन वन में मैंने ये भी बता और मैंने ये भी किया किया था, कुछ और भी अटैम्प्ट किया था बट मुझको अभी याद नहीं आ रहा है सही से। और सेक्शन टू में बात करें ना, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। सेक्शन टू में सेक्शन टू में दो डीआईस थी। एक डीआई थी उस पे जो होता है ना कि प्रॉफिट वगैरह था, सेल और प्रोडक्शन पे रिलेटेड था, लेकिन वो सिंपल नहीं था कि टेबल फॉर्मेट में दिया, उसमें दिया था जनवरी फरवरी मार्च, फिर दिया था कि टिल जनवरी टिल फरवरी टिल मार्च ऐसे वाला था। और ये वाला भी मैंने उठा लिया था करने के लिए। दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, ये वाला भी मेरे से नहीं हुआ। और मैंने इसकी कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी, और यही मतलब मैंने मुझे पता था कि जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनको नहीं उठाना है ये वो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मोमेंट में क्या हुआ ना, मैंने ये भी उठा लिया था। उसमें मेरे 4-5 मिनट चले गए, वेस्ट ही हुए 4-5 मिनट, क्योंकि इसका भी टेबल वगैरह सॉल्व हुई बट उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो फिर हो नहीं पाया। फिर 4-5 मिनट यहाँ मैंने ख़राब कर दिया अपने। उसके बाद एक डीआई और आई, उस हाँ वो नॉर्मल डीआई थी, डेटा वगैरह दिया हुआ था, कुछ नीचे कंडीशन दी हुई थी, नोट थी छोटी सी। अभी वो मुझको ना सही से क्या था वो, डायरेक्टली याद नहीं है बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन, कुछ वैल्यूज होती है ना कि नहीं दी रहती हैं, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, उनको कंडीशन सॉल्व करना होता है, फिर वैल्यूज निकल के सॉल्व करना था, तो ये वाली थी। थोड़ी सी ये लेंदी थी बट ये नहीं कहेंगे कि ये हार्ड थी, थोड़ा सा लेंदी था बट हार्ड नहीं था। तो मैंने ये वाला कर लिया था, इसको भी कर लिया था मैंने। तो मैंने डीआई उठाई थी, डीआई वगैरह कर ली थी, इसमें इसमें किया हूँ, और यहाँ पे किया हूँ। और कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट किया हूँ, मुझको अब सारे क्वेश्चंस एक्चुअली क्या है ना याद नहीं है। ऊपर से कई कई दिन भी हो गए, मैं बहुत दिन मैंने क्योंकि एनालिसिस वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि 12 तारीख को मैंने इसका मेंस दिया, उसके बाद 13 तारीख को मेरा एनटीपीसी का सीबीटी 2 था, तो मैंने वो दिया। उसके बाद आया, थक गया था, इंटरव्यू वगैरह के बारे में देखने लगा, तो फिर सोचा आज बना ही देते हैं। एक तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था बट वो बना ही दिया था बस ऐसे ही। तो ओवरऑल बताऊँ ना, मुझको ओवरऑल अटेम्प्ट मैं यही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि बाकी मुझे याद नहीं है मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं किस किस सेक्शन में। ओवरऑल मैंने अपना काउंट ले लिया था वहाँ से, तो मैंने ओवरऑल 75 अटेम्प्ट किए हैं, मेरे 75 अटेम्प्ट हैं ओवरऑल। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें ना, डिस्क्रिप्टिव में ऐसे था, और कॉम्प्रिहेंशन था। कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन नहीं थे, 4 क्वेश्चन थे, 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन भी इजी नहीं था, बड़ा कॉम्प्रिहेंशन था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी था, सही साइज थी। और एब्स्ट्रैक्ट था, आपको मीनिंग को समझना पड़ता, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे ना जो कि ऐसे ही क्वेश्चन थे जिसमें आपको उनको पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता, फिर लिखना पड़ता। ये नहीं था कि उसमें लाइंस दी गई हैं डायरेक्टली आप उनको देख के चेप चेप दो, नहीं ऐसा नहीं था। आपको पढ़ के उसको समझना पड़ता था, वहाँ से इन्फ्रेंस निकालना पड़ता, फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ता। बट 2 क्वेश्चंस ऐसे थे ना जिनके आंसर्स इजीली मिल गए थे उसमें, तो मैंने उन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। बाकी जो 2 कठिन वाले थे ना उनको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था भाई, ऐसे भी लिखना था। फिर ऐसे की बारी, वही 300 वर्ड्स के ऐसे थे, 2 टॉपिक दिया हुआ था, अब फाइनेंस से रिलेटेड तो कोई टॉपिक ही नहीं था उसमें, एक आरटीआई से रिलेटेड टॉपिक था, और ऊपर से एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। अब मैंने आरटीआई वाला उठाया क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा नॉलेज इसमें ज़्यादा है, इसको
इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो मैंने यही उठाया, इसको किया, जैसे तैसे इसे कंप्लीट किया, बट मेरे 40 to 50 वर्ड्स लास्ट में छूट ही गए, इतने तो मेरे छूट गए। तो नहीं हो पाया जितना, नहीं कर पाया मैं, क्योंकि अभी इन सब का बहुत ज़्यादा था नहीं, बीच बीच में प्रैक्टिस मैंने कर लिया था ऐसे वगैरह का। अब लेकिन सोचना लिखना एकदम ऐसा टॉपिक भी आ जाना जिसकी कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट था ये, लेकिन इजी टॉपिक। कोई फाइनेंस से रिलेटेड कठिन टॉपिक आ जाता है ना तो फिर वो तो करते भी नहीं बनता। इसमें थोड़ा सा ये जनरल टॉपिक था ना, थोड़ा सा कंटेंट था, तो ये हो गया था। तो ये हो गया। अब ना मैं ना अपनी एक्यूरेसी के बारे में कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि पहली बार मेंस दिया है मैंने और फर्स्ट टाइम मैं बैंक का पेपर दे रहा हूँ। तो ना एक्यूरेसी के बारे में कुछ बता पाऊंगा ना कुछ, बस यही पता है मुझे 75 मैंने अटेम्प्ट किए हैं और मुझको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो मैं अब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी जो लोग आगे देंगे ना, उनके लिए बस यही बोलूँगा, जो गलतियाँ मैंने की ना वो आप मत करना। हाँ, पहली चीज़ है मॉक। मॉक कौन से दे सकते हो आप? यस मॉक के ना मॉक्स बढ़िया है। बाकी जो एक कौशिक मोहंती सर हैं क्वांट पढ़ाते हैं, उनकी क्वांट भी अच्छी है। क्वांट मैंने, क्योंकि क्लर्क मैंने इस साल जब दिया था ना एसबीआई क्लर्क का, मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट था वो क्लर्क देने का, तो लास्ट और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने वही दिया था। तो एसबीआई क्लर्क में मेरे प्री में ओवरऑल मार्क्स 80.25 बने थे। मैंने 85 क्वेश्चंस के अराउंड अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे इतने बने थे क्लर्क में, और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो वो मैंने कौशिक सर से ही पढ़ा था। तो उनके भी मार्क्स बढ़िया ही होंगे। बाकी मैंने यस मॉक के मार्क्स लगाए थे सारे के सारे। यस मॉक पे लगाता था मैं, गाइडली पे भी लगाता था, लेकिन गाइडली से ज़्यादा मैंने यस मॉक के अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मैं ऑलिव बोर्ड पे लगाता था। ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड के सेशनल मॉक्स मैंने लगाए थे, और ऑलिव बोर्ड के मॉक्स ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने इसके सेशनल मॉक्स लगाए थे ना, अगर मैं वो मॉक्स नहीं लगाता और उनका एनालिसिस नहीं करता तो मैं एग्ज़ाम में बहुत पैनिक हो जाता। क्योंकि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, मेरे बगल वाले बच्चे बोल रहे थे पेपर कठिन था, लेंथी था, ये था वो था। डीआई, जो डीआई मैंने पहली डीआई आपको बताई क्वांट में कि पाई चार्ट था, ये है वो है, तो जो ऑलिव बोर्ड का मैं मॉक देता था उसमें यार क्वेश्चंस डीआई वगैरह ऐसे थे ना, वो लगाए नहीं लगते थे भाई। मैंने पहला मॉक मुझे याद है, मैं प्री का एग्ज़ाम दे के आया, मैंने मॉक दिया कि लाओ मॉक लगा के देखते हैं, सेक्शनल मॉक था वो काउंट का। मैंने 45 मिनट्स थे, खोला मैं पेपर, मैंने मार्क किए ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर लूँगा, करना शुरू किया। पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, देखते देखते टाइम खत्म, 45 मिनट खत्म हो गए। उसके बाद मैं गया मार्क्स पे भाई, और मेरे मार्क्स आ रहे हैं 1.75, समझ लो। पहले तो लगा साहब हो जाएगा। करते करते 45 मिनट निकल के 1.75 मार्क्स आ रहे हैं। मैं क्या यार बहुत गंदा नंबर आया मुझको, मतलब कुछ आता ही नहीं है। फिर मैं एनालिसिस देखते हैं, भाई मेरे परसेंटाइल उसमें 75 परसेंटाइल था। क्या ये लेवल इसके मॉक का। उसके बाद उस दिन तो मेरे पास ना, उस 45 मिनट के बाद मेरा दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और खोल के देख सकूं, इतना मेरा सर दर्द करने लगा था उसको। फिर उस केवल उस मॉक का एनालिसिस पूरा करने में मुझको 1.5 दिन लग गए थे। 1.5 दिन तक मैं केवल उसका एनालिसिस किया था। वैसे ही एक बार रीजनिंग रीजनिंग का था, उसमें एक पजल में सॉल्व करने लगा था, 45 मिनट्स लगे थे मुझे पजल सॉल्व करने में उसको। उसके बाद जब मैंने सॉल्व किया ना 45 मिनट्स तक उस पजल को, ये नहीं का कुछ गलत कर रहा था, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा था कि वो था, बर्थ ईयर दिया हुआ था, पर्सन्स थे, और ये भी नहीं था कि वो होता है ना कि सीक्वेंस में नहीं था उनके बर्थ,
गैप में थे, वैसा था, और कंडीशन दी हुई थी। वो पजल मुझको सॉल्व करने 45 मिनट से, मतलब ये था ना कि उसके बाद जब मैं पूरा पजल सॉल्व कर लिया ना, फिर बाद में मैंने देखा उसमें एक कंडीशन ऐसे थे ना जिसको यूज़ करके वो पजल 10 से 15 मिनट में इजली सॉल्व हो सकती थी। तो उसी पजल को मैं 45 मिनट तक सॉल्व करता रह गया था। बट ये था ना कि जो 45 मिनट तक मैंने सॉल्व किया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था कि 45 मिनट तक उसको सॉल्व करना, हर एक तरह से उसको सोचना, कंडीशंस मैच करना ना, ये भी आपकी जो एफिशिएंसी है उसको बहुत बढ़ाता है, बूस्ट करता है। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो इसका सेक्शनल मॉक मैंने लगाया, इसका फ़ायदा मुझे एग्ज़ाम में मिला, वरना 75 क्वेश्चंस मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाता पहले टाइम पे। क्योंकि जो मेरे अगल बगल वाले थे वो जिस हिसाब से बोल रहे थे कि मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, ठीक है 75 अटेम्प्ट इतने में हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हॉलीवुड के सेक्शनल मॉक जो थे। और वैसे ही यस मॉक में, इंग्लिश के लिए यस मॉक का बहुत सही था, तगड़ा था। बाकी रीजनिंग मैंने ये अंकुश लांबा सर से ही पढ़ी है, उन्हीं का मैं देखता था वीडियो वगैरह रीजनिंग के लिए भी। गाइडली भी अच्छा है, मैंने फुल मार्क्स वगैरह दिए थे गाइडली पे। गाइडली एक तो इसलिए भी अच्छा है ना क्योंकि यस मॉक और हॉलीवुड, इसके मेंस में मॉक के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं। मतलब जहाँ तक मैंने दिया था देखा था, तो मेंस के मॉक के लिए इस पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। बट गाइडली पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, लोग करने वाले बहुत हैं गाइडली का सॉल्यूशन। तो ये आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि आप भीड़ में कहाँ पे खड़े हो। उससे उससे आप, ये भी होता है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, तो गाइडली उस चीज़ के लिए बेटर है। हम्म, तो हो गया गाइस, यही था इसमें। हाँ, यही सब था, यही बताना था आपको, यही मेरा एनालिसिस था, जो मुझे याद है, जो मैंने फेस किया वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं, बस ये है कि ना अभी अगर आपका पेपर पड़ेगा, मेंस वगैरह आप कोई भी दोगे, आरआरबी का है, जो भी है, अगर किसी भी वीडियो के लिए आप देख रहे हो, अगर ये आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है, तो एक काम करना, जो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, कभी प्रैक्टिस की नहीं किया है क्वेश्चंस को डीआई वगैरह में, उनको तो छूना भी मत। पहले जो आता है उसको कर लेना, फिर उसके बाद टाइम बचे, अब लगता है कि यार कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने देखा है जो मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद उन क्वेश्चन पे जाना जो आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की और आपके पास सफिशिएंट, आपके पास टाइम है कि आप उसको कर लोगे। एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो, जब कुछ नहीं करने को तो बाकी जो आता है आपको ना, पहले वही करना। जो मेरे 75 अटेम्प्ट है ना, अगर मैंने जैसे दो डीआई में क्वांट में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना, तो मेरे ये प्लस हो सकते थे, 75 प्लस, ये 77, 78, 80 तक जा सकते थे। बट वही है, अब नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, जो होना था तो हो गया। आगे तो मैं खुद भी ध्यान रखूंगा, बट आपके लिए भी कर लेना। और अगर और आप ऐसी सिचुएशन फेस ना करो, उसके लिए आप डीआई में ना हर तरह के डीआई सॉल्व कर लेना। हॉलीवुड का सेक्शनल देना वो बहुत बढ़िया होता है, बाकी आपको जहाँ से सही लगे आप वहाँ के मार्क्स दे सकते हो, और डीआई हर तरह की करके जाना, उससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज यही मेरा एनालिसिस था, यही मुझे आपको बताना था। हाँ, अब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ अगर इंटरव्यू के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सको तो बढ़िया ही है, क्योंकि मुझको पता है नहीं ज़्यादा। बाकी देखता हूँ, इधर उधर से वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पर इंटरव्यू के लिए, कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। देखते हैं, अब रिजल्ट वगैरह आता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ क्या मार्क्स वगैरह मेरे बने, क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। बाकी आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा अगर आपने मेंस दिया हुआ है तो। और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है गाइस, तब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अपनी। बाय बाय।